हेलो फ्रेंड्स, अक्षर अनीशा चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने हिंदी की एक सीरीज़ शुरू किया है यूट्यूब पे। इस चैनल के माध्यम से जो भी बच्चे बेसिक्स जिनको पता नहीं है या किताब पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, वो मेरे थ्रू आगे पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो अभी पिछले वीडियो में हमने इस बुक का एक टॉपिक देख लिया था, भाषा का स्वरूप और भाषा के बारे में हमने जाना था। अब आज इसके आगे पढ़ते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमें यही किताब पढ़ना है, तो आज इसके आगे का देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे हम देख रहे हैं, भाषा के विविध रूप। हमारे देश में भाषा के 3 रूप मिलते हैं: बोलियां, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। कितने रूप मिलते हैं फ्रेंड्स? 3 रूप: बोलियां, परिनिष्ठित भाषा, राष्ट्रभाषा। जिन स्थान बोलियों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे बोली कहते हैं, जिसको इंग्लिश में डायलेक्ट कहते हैं। किसी भी देश में बोलियों की संख्या अनेक होती है। भारत में लगभग कह सकते हैं 600 से अधिक बोलियां बोली जाती है। ये घास पात की तरह अपने आप जन्म लेती है और किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे मगही, ब्रजभाषा, भोजपुरी, अवधी। ये सारी बोलियां जो है दोस्तों, वो एक क्षेत्रीय भाषा है जो अपने आप ही जन्म लेती है। परिनिष्ठित भाषा का मतलब समझते हैं, व्याकरण से नियंत्रित होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। जो परिनिष्ठित भाषा होती है वो व्याकरण से नियंत्रित होती है, मतलब कंट्रोल होती है। किसी बोली को जब व्याकरण में परिष्कृत किया जाता है तब वो परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि हम कोई भाषा बोल रहे हैं और जैसे ही हम उसको एक ग्रामर के रूप में कन्वर्ट कर देंगे तो उसी को हम परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। खड़ी बोली कभी बोली थी, आज परिनिष्ठित भाषा बन गई। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी बोली एक कभी बोली हुआ करती थी और आज एक परिनिष्ठित भाषा बन गई, तो खड़ी बोली, जिसका उपयोग भारत के में सभी स्थानों पर होता है। जब भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राजभाषा या राष्ट्रभाषा का स्थान पा लेती है। ऐसी भाषाएं दोस्तों, ऐसे में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम लोग पढ़ कहाँ रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा एक ये ले लेती हूँ। ऐसी भाषाएं खड़ी बोली ऐसी भाषा सभी भाषाओं को लांघ कर और विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय क्या बोलते हैं का साधन बनकर सारे देश की भावनात्मक एकता में सहायक होती है। भारत में 15 विकसित भाषाएं हैं। फ्रेंड्स, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भारत में टोटल कितनी विकसित भाषाएं हैं, तो भारत में 15 विकसित भाषाएं हैं। आज हमारे देश में राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा यानी राजभाषा का गौरव प्रदान किया है। इस प्रकार हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा है। दोस्तों, आप हमेशा याद रखिएगा कि हिंदी भाषा कभी भी राष्ट्रभाषा नहीं थी, वो राजभाषा होती है। राष्ट्रभाषा का मतलब ये होता है कि पूरे राष्ट्र में एक ही भाषा बोली जाएगी। अब आप मुझे बताइए, भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 28 राज्य की अपनी अपनी भाषा है, अपनी अपनी बोली है। उसमें से हिंदी को राष्ट्रभाषा कैसे कोई बना सकता है? बहुत बच्चे ये तर्क देते हैं कि जो भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है हमें उसे राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। तो उस हिसाब से तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा कौवा उड़ते हैं, तो फिर राष्ट्रीय पक्षी कौवा थोड़ी होगा। तो राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, हमारी राजभाषा हिंदी है, जिसको इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। राजभाषा का मतलब होता है कि आप किस भाषा में लिखा पढ़ी का काम करिएगा। जैसे बिहार में कोई भी लेटर जारी होता है तो ज़्यादातर हिंदी भाषा में ही लेटर जारी होता है। एक शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल होता है लेटर जारी करने में। मान लो तमिल में कहीं लेटर जारी हुआ है तो तमिल में वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी कुछ और होगी। इंग्लिश एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसको बोलते हैं सहयोगी राजभाषा। अगर हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो हिंदी इंग्लिश दोनों में करेंगे। जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में पढ़ेंगे। तो हिंदी हमेशा हमारी राजभाषा होती है। इस प्रकार हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा है। रूस की रूसी है, फ्रांस की फ्रांसीसी है, जर्मन की जर्मनी है, जापान की जापानी है। अब आगे देखते हैं हिंदी भाषा की उत्पत्ति। भाषा नदी की धारा की तरह चंचल है, यह रुकना नहीं जानती। यदि कोई इसे बलपूर्वक रोकना भी चाहे तो यह भाषा के उसके बंधन को तोड़कर आगे निकल जाती है। यह उसकी स्वाभाविक प्रकृति और प्रवृत्ति है। हर देश की भाषा के इतिहास में ऐसी बात देखी जाती है। भारत एक प्राचीन देश है। यहाँ लोग भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न भाषाएं
बोलते हैं, लिखते आए हैं, ठीक है। संस्कृत इस देश की सबसे पुरानी भाषा है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत, इस देश की सबसे पुरानी भाषा है। जिसका व्यवहार हमें पुराने ऋषि मुनियों, विद्वानों और कवियों के समय में किया है। इसका प्राचीनतम रूप संसार के सर्वप्रथम कृति ऋग्वेद में देखने को मिलता है। संस्कृत का प्राचीनतम रूप संसार में सबसे प्रथम कहाँ देखने को मिलता है? ऋग्वेद में। संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस भाषा को आर्य भाषा या देव भाषा कहते हैं, तो संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं। यह आर्य भाषा अनुमान लगभग 3400 वर्ष पूर्व पुरानी है। हिंदी इसकी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारनी है, जिसकी उत्पत्ति की कथा निम्नलिखित है। भारतीय आर्य भाषा संस्कृत का इतिहास 3,500 वर्षों का है। इस इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है। हिंदी का जो इतिहास है दोस्तों, उसको 3 कालखंड में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक। मतलब सबसे पहले होगा एक मिडाइवल, एकदम प्राचीन काल जब शुरू हुआ था तब की एक भाषा हुआ करती थी। फिर जब बीच का मध्य का काल आया तब कुछ और भाषा हुआ करती थी। उसके बाद अब मॉडर्न भाषा कुछ और हुआ करती है। और अब देखते हैं जैसे जैसे समय बदलता है, साल बदलता है, चीज़ें भी बदलती हैं, थोड़ा लैंग्वेज में भी बदलाव आता है, हर चीज़ में बदलाव आता है, ठीक है। तो इन तीनों के संक्षिप्त भाषिक परिचय इस प्रकार है। प्रथम काल के चारों वेद, ब्राह्मण और उपनिषदों की रचना हुई जो वैदिक संस्कृत में लिखे इन ग्रंथों की भाषा का एक रूप नहीं, भाषा का सबसे पुराना ऋग्वेद रूप जो ऋग्वेद संहिता में पाया जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाषा का सबसे पुराना रूप कहाँ पाया जाता है, तो ऋग्वेद संहिता में पाया जाता है। लोगों का कहना है कि वैदिक संस्कृत का सबसे पुराना रूप तब का है जब आर्य पंजाब के आसपास निवास करते थे। फिर आर्य आगे बढ़े, इसी तरह वो पूरब की ओर बढ़ते गए। वैदिक भाषा का क्रमशः विकास होता गया। यह भाषा बोलचाल की ही नहीं बल्कि साहित्यिक थी, विद्वानों और मनीषियों की थी। दर्शन ग्रंथ के अतिरिक्त संस्कृत का उपयोग साहित्य में भी हुआ है। इसे लौकिक संस्कृत कहते हैं। दर्शन ग्रंथ के अलावा संस्कृत का उपयोग जो साहित्य में हुआ है उसी को हम लौकिक ग्रंथ, उसे ही हम लौकिक संस्कृत कहते हैं। इसमें रामायण, महाभारत, नाटक, व्याकरण आदि लिखे गए हैं। आपसे पूछा जाएगा कि रामायण, महाभारत, नाटक आदि कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, तो दोस्तों ये सब लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। पाणिनि और कात्यायन ने संस्कृत भाषा के बिगड़ते रूप का नवीन संस्कार किया, उसे परिनिष्ठित किया और पंडितों के लिए मानक रूप प्रस्तुत किया। विदेशी विद्वान हर्नली, ग्रियर्सन तथा बेबर ने इसे संस्कृत को बोलचाल की भाषा नहीं माना, किंतु डॉक्टर भंडारकर और डॉक्टर गुने ने इस मत का खंडन किया। किसने खंडन किया? डॉक्टर भंडारकर और डॉक्टर गुने ने इस मत का खंडन किया। सच तो ये है कि साहित्य की भाषा बोलचाल की भाषा से थोड़ी भिन्न है। जो बोलचाल की भाषा होती है, साहित्य की भाषा उससे थोड़ी अलग होती है फ्रेंड्स। इस दृष्टि से लौकिक संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा से निश्चय ही दूर थी, किंतु शिष्ट भाषा बोली से बिल्कुल अलग नहीं होती है। दोनों का आदान प्रदान होता रहता है। प्राचीन काल की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का कुछ भाषागत विशेषताएं इस प्रकार सी है। भाषा योग्यात्मक थी, शब्दों में धातुओं का अर्थ पर्याय सुरक्षित था। भाषा अपेक्षाकृत अधिक नियमबद्ध थी। भाषा संगीतात्मक थी। 3 लिंग और 3 वचन थे। पदों का स्थान निश्चित नहीं था। शब्द भंडार और तत्सम शब्दों की संख्या अधिक थी। दक्षिण के अनेक द्रव्य शब्दों का प्रयोग होने लगा था। भारतीय आर्य भाषा एक नए युग में प्रवेश कर
नई भाषा के सृष्टि एवं विकास करती रही। मूलतः इस काल में लोक भाषा का विकास हुआ। इस विकास के फलस्वरूप भाषा का जो रूप सामने आया उसे प्राकृत भाषा कहते हैं। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के काल में बोलचाल की जो भाषा दबी पड़ी थी उसमें उसके अनुकूल समय पाकर सिर उठाया और उसी के प्राकृत विकास प्राकृत में हुआ। उस काल में यह प्रकृति 3 अवस्थाओं से होकर विकसित हुई। प्रथम अवस्था में 400 ईस्वी पूर्व और ईस्वी सन तक आरंभ तक पाली और शिलालेख प्राकृत सामने आई। दूसरी अवस्था में ईस्वी सन के आरंभ से अनेक प्रकार के प्राकृतों का और तीसरी अवस्था अपभ्रंश का विकास हुआ। पाली भारत की प्रथम देश भाषा क्या है दोस्तों? भारत की प्रथम देश भाषा जो है वो है पाली भाषा। पाली भाषा भारत की प्रथम देश भाषा है। इसको हाईलाइट कर देते हैं। पाली भाषा जो है वो भारत की प्रथम देश भाषा है। इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। इसी भाषा में भगवान बुद्ध और उनके अनुयायियों ने जनसाधारण को उपदेश दिया था। सिंघल या श्रीलंका के लोग पाली को मगधी भी कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि सिंघल और श्रीलंका के लोग पाली को क्या कहते हैं, तो मगधी कहते हैं, क्योंकि इस भाषा की सृष्टि मगध में हुई। इसमें तत्कालीन अनेक बोलियों के तत्व वर्तमान है। इसमें तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। पहली सदी में 400 ईस्वी से तक दोस्तों देखिए ये जो शब्द दिए हुए हैं ईस्वी तक, वो थोड़ा मुझे समझ नहीं आता क्योंकि ये प्योर हिंदी के शब्द हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा पढ़ के ही आपको समझा सकती हूँ। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप इसको माइंड मत करिएगा। उत्तर भारत के भिन्न भिन्न भागों में जिस भाषा का व्यवहार अधिक हुआ है उसे प्राकृत भाषा कहते हैं। उत्तर भारत के अलग अलग जगहों पे जिन भाषा का आविष्कार हुआ है उसे प्राकृत भाषा कहते हैं। आचार्य हेमचंद्र इसे संस्कृत से निकली भाषा मानते हैं। सामान्य मत यह है कि यह भाषा जो असंस्कृत थी, बोलचाल की थी, पंडितों में प्रचलित असंस्कृत थी, बोलचाल की थी, पंडितों में प्रचलित नहीं थी, सहज ही बोली और समझी जाती थी, स्वभावतः प्राकृत कहलाई। भाषा विज्ञान ने प्राकृत के प्रमुख 5 भेद स्वीकार किए। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि भाषा विज्ञान ने प्राकृत के प्रमुख 5 भेद स्वीकार किए। पहला क्या था? सौरसेनी। दूसरा पैसाची, महाराष्ट्र, अर्धमागधी, मागधी, सौरसेनी, प्राकृत, मथुरा या सुरसेन जनपद।